जय हिंद दोस्तों, ज्ञान के इस परिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्यायवार शनिवार चल रहा था, आपको समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था। पिछले वीडियो में 2022 और 2019 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताया गया। आशा करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से इनको आसानी से समझा जाए, जिससे परीक्षाओं में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर करके अधिक से सफलताएं प्राप्त की जा सकें। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। दिया हुआ है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो पहला विकल्प है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होगा सोडियम कार्बोनेट। दूसरा विकल्प दिया हुआ है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा विकल्प दिया हुआ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा विकल्प दिया हुआ है CaCO3। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? चौथा। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो कार्य करने की क्षमता या इकाई को हम ऊर्जा कहते हैं। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। पहला विकल्प है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। दूसरा विकल्प है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। चौथा है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो सोलर सेल में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा का? प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये पहला विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तीसरा है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो सही विकल्प आपका होगा प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पहला दिया हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और पेलाग्रा रोग का लक्षण होता है त्वचा संबंधित बीमारियां। दिया हुआ विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड से कहते हैं, इसके कमी से मसूड़ों में खून का आना। चौथा दिया हुआ विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दिया हुआ है पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही होगा क्वेश्चन विटामिन बी। कौन सा विटामिन? विटामिन बी
क्योंकि विटामिन ए से नहीं होता है पेलाग्रा, विटामिन सी से नहीं होगा, विटामिन डी से नहीं होगा, इसलिए इसमें विटामिन बी दूसरा विकल्प सही होगा। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जड़ों द्वारा लिखा हुआ है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन का आशय विजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पौधों के ऐसे भाग जिसमें जड़, तना, पत्तियों में जनन होता है, ऐसे जनन को विजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन कहते हैं। दिया हुआ है जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है, वर्धी जनन होता है। पहला विकल्प है आलू। तो आपको पहले ये जानना होगा कि जड़ कौन है, तना क्या है, पत्तियां क्या है। तो आलू तने के श्रेणी में आता है, इसलिए यह विकल्प गलत होगा। आलू किस में आता है? तने का रूपांतरण है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है शकरकंद, शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। तीसरा अदरक, ये भी तने का रूपांतरण है। चौथा गन्ना, ये भी नहीं होगा। इसलिए जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है किसमें? शकरकंद में। शकरकंद जिसे गंजी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गंजी। अन्य तीन विकल्प तने का रूपांतरण है, जबकि शकरकंद जड़ के रूपांतरण का उदाहरण है। इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। किसमें होगा? शकरकंद में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन उत्तोलक से है। वह उत्तोलक जिसमें आलंब आयास के मध्य भार है। आपको पहचानना होगा उत्तोलक में तीन महत्वपूर्ण बिंदु, आलंब, आयास और भार की स्थितियों के आधार पर उत्तोलकों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है। कितने श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ऐसे उत्तोलक जिनमें बीच में आलंब होता है, आलंब बीच में होता है, उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ऐसे उत्तोलक जिनमें भार बीच में होता है, उन्हें द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। तो द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक वह उत्तोलक जिसमें आलंब या आयास के मध्य भार है। तीसरा विकल्प ट्राली, ट्राली जो है द्वितीयक उत्तोलक का उदाहरण है, जबकि अन्य प्रकार के उदाहरण जो है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वह उत्तोलक जिसमें आलंब या आयास के मध्य भार है, इसका सही विकल्प होगा ट्राली। उत्तोलकों को आलंब, आयास और भार की स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में बांट दिया गया। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक और तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक। तो विकल्प तीसरा सही होगा ट्राली। चौथा विकल्प तीसरा विकल्प। अब अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम। तो सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। तो सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम, तो सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम होता है बुध। सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम बुध होता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कभी आपसे पूछ लिया गया भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा या सायं का तारा किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? शुक्र। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप लगाएंगे या उत्तर बताएं क्या? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। मंगल को क्या कहते हैं?
लाल ग्रह कहते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहां पूछा है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए, तो नाम हो जाएगा बुध है। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिकांश मात्रा में पानी पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह के नाम से, भोर का तारा या सायं का तारा शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव की खोपड़ी में, क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? लिखिए। तो मानव की हड्डियों में, खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। 14 चेहरे में पाई जाती है, 8 मस्तिष्क में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 22 हड्डियां। लेकिन अगर यह पूछे कि मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तब आपका उत्तर होगा 14 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, वर्ज्य का आशय जो बेकार होते हैं, अवांछनीय होते हैं, उन पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो जिस तरह से मानव के शरीर में उत्सर्जन के लिए अंग बनाए गए हैं, उस तरह से कीटों में भी उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, जिसे कहते हैं मलपीघी नलिकाएं। तो आपको यह जानना होगा कि उत्सर्जन क्या है। तो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का समय समय पर निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यदि उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो जीवन की क्रियाएं रुक जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है, कीटों में वर्ज्य यानी बेकार पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ, जिसका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा मलपीघी नलिकाओं द्वारा, मलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्जी अंग का नाम है मलपीघी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है कीटों में। अगला क्वेश्चन, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक नाम लिखिए। तो अम्ल और क्षार का रासायनिक नाम लिखने के पहले ये जान लेना आवश्यक है, अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। साधारण सी परिभाषा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में कसैले होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। बहुत विस्तृत नहीं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एक अम्ल CH3COOH, एक अम्ल का नाम। इसे सिरका भी कहते हैं देहाती भाषा में। दूसरा, एक क्षार का रासायनिक सूत्र। तो क्षार का आशय ये हो गया, इसमें हाइड्रोक्सिल पाया जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड अम्ल। और दूसरा हो गया क्षार। अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लवण। अम्ल और क्षार को मिलाने पे क्या बनेगा? लवण बनता है।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल CH3COOH, क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, या KOH भी दूसरा क्षार होगा, KOH। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। चाल किसे कहते हैं, पूछ रहा है चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। तो एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, या वस्तु स्थिति परिवर्तन को, स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वस्तु की स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। आगे दिया हुआ है इसका मात्रक भी लिखिए। तो चाल का मात्रक होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। इस तरह चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। MKS पद्धति और SI पद्धति में चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल किसे कहते हैं, एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। इस तरह से चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड, या SI पद्धति में चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा। तो इसके पहले आपको जानना होगा ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कोई ठंडी या गर्म वस्तु यदि आपके त्वचा के समीप लगती है तो तुरंत रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहां आपको जानना होगा ऊष्मा के संरक्षण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो ऊष्मा संरक्षण की 3 विधियां हैं, संवहन, विकिरण और चालन। लेकिन यहां कह रहा है कि ऊष्मा की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो संवहन विधि। कौन सी विधि, संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। जैसे जब जल को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसके अणु घूमते रहते हैं और घूमते घूमते जल गर्म होने लगता है। इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, संवहन, चालन, विकिरण। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ रहा है ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो सही उत्तर होगा संवहन। कौन सा उत्तर होगा, संवहन। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आपको और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। बस आज के लिए इतना ही।